क्या सच में भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं? क्या 45 सालों का रिश्ता अब टूटने वाला है? क्या भागवत ने ढूंढ निकाला है नया मोदी? क्या कहती है नाज़िया इलाही खान की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। रिजल्ट के बाद, शपथ ग्रहण के बाद, एनडीए की सरकार बनने के बाद आरएसएस आर पार के मूड में है। चुनाव बीच पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये बयान देना कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं, हम अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं, आग में घी डालने का काम किया है। अब हालात ऐसे हैं कि संघ और बीजेपी के बीच की खाई चौड़ी होने लगी है। सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच होने वाली मुलाकात ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को टेंशन में ला दिया है। आपको याद होगा 80 के दशक में जैसे ही भाजपा की नींव रखी गई, पार्टी के पहले महासचिव बनकर आडवाणी जी ने बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों को हमेशा बनाए रखने की गारंटी दे दी। डे वन से बीजेपी आरएसएस का जुड़ाव स्वाभाविक भी है और वैचारिक भी है, लेकिन आज इसी रिश्ते में दरार आती नजर आ रही है। इस चुनाव में न ही भाजपा ने संघ को पूछा और न ही पार्टी प्रचार के लिए संघ मैदान में उतरा। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की जो दुर्गति हुई है, उसके पीछे संघ से जुड़ा नड्डा का बयान बताया जा रहा है। क्योंकि समय रहते अगर पार्टी चाणक्य संघ को मना लेता तो आज के चुनावी परिणामों में भाजपा प्रचंड बहुमत में दिखती। आज के डेट में संघ खुलकर कह रहा है कि भाजपा को उसका अति विश्वास ले डूबा है और ऐसे में क्या भविष्य का मोदी ढूंढ लिया गया है? भाजपा और संघ के बीच की ट्यूनिंग क्या कहती है, इस पर क्या बोली बीजेपी नेता नाज़िया इलाही खान? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अच्छा, एक बयान आता है जेपी नड्डा का जी, वो अपने आप को मतलब बीजेपी को सक्षम बताते हैं, आरएसएस को वो दरकिनार कर देते हैं। अब ये खबरें आई हैं, जब नतीजे आ गए हैं उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आरएसएस या एबीवीपी का अगर हम जिक्र कर लें तो ये ऐसे दल हैं या ऐसे संगठन रहे हैं जो जमीनी स्तर पर उतरकर वोटिंग वाले दिन काम किया करते थे, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। उस बयान से बहुत नुकसान हुआ है बीजेपी को, मानती हैं? हाँ बिल्कुल मानती हूँ, 100% मानती हूँ। तो ये डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? देखिए, मैं आपको कुछ रेफरेंसेस से बता देती हूँ। झारखंड में ढुल्लू मातो जी की कैंपेनिंग के लिए अशोक गुप्ता जी ने मुझे बुलवाया था और मैंने 18 घंटे उनकी कैंपेनिंग की थी। वो ऑलमोस्ट 2 लाख वोट से, मोर और लेस 2 लाख वोट से वो जीते। ठीक है। ठीक है। मुसलमान महिलाएं तकरीबन 3-3.5 लाख गैदरिंग करके वो मेरी बात सुनने के लिए आई थी और डाइवर्ट हुआ वोट। संदेश खाली और बशीरहाट, मैं सिर्फ संदेश खाली क्यों बोलूं, बशीरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर इसी तरीके से मुझे जिम्मेदारी दी जाती तो मैं वहां पर भी कुछ ना कुछ एक कांटे का टक्कर रेखा पात्रा का करवा देती, हाजी नूरुल के ऑपोजिट में। लेकिन पश्चिम बंगाल में मुझे बेइज्जत किया गया, भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी और अमिताभ चक्रवर्ती ने किया, तो मैं साइड हुई ना, नुकसान हुआ ना। तो उसी तरीके से अगर गाहे बगाहे जेपी नड्डा जी की जुबान से अगर आरएसएस के लिए बुरी बात निकली है तो वो तो अपने मान सम्मान के हिसाब से वो ठीक बैकफुट लिए, एकदम सही किया। और मुझे भी इस बात का लगा कि जिस तरह से 2019 के इलेक्शन में, 2021 के विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के लिए एबीवीपी ने और आरएसएस जिस हिसाब से मेहनत करती थी, और एबीवीपी के लड़के इतने एनर्जेटिक है पश्चिम बंगाल में कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती हूँ, इतने एनर्जेटिक हैं। अगर वो रोड पर उतरते तो एटलीस्ट ये जो 12 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में वो 15 में कन्वर्ट होती। हमारी जो 240 सीटें हैं पूरे भारत में वो कम से कम 272 तो जरूर जाती। तो यानी जो कैंडिडेट्स उतारे गए हैं मैदान में कुछ हद तक वो, और जो स्टार प्रचारक उतारे गए हैं कुछ हद तक वो, उन्होंने भी काम किया है बीजेपी को कम सीटें लाने में। क्योंकि अगर मैं बात करूं, सहारनपुर इमरान मसूद जीत गए, कैराना का जिक्र करें तो इकरा हसन जीत गई, मुजफ्फरनगर का मैंने जिक्र कर ही लिया, मेरठ की अरुण गोविल की सीट हारे जीते ये वाला कंपटीशन था। ये सारी चीजें आपको लगता है, अब कैराना का मैं इसलिए जिक्र कर रही हूं, प्रदीप चौधरी वहां से बीजेपी ने मैदान में उतारे थे और उनका मैंने इंटरव्यू किया था जब, तो उससे पहले मैंने कुछ ग्राउंड रिसर्च किया था। वहां के लोगों में नाराजगी थी कि ये तो आते ही नहीं है, लोगों में नाराजगी थी, फिर भी उनको रिपीट किया गया। आपको नहीं लगता सांसदों के मन में, जिनको रिपीट किया गया, उनके मन में ये था अरे मोदी मैजिक है, जीत जाएंगे? यही चीज बीजेपी को खा गई।
और आने वाले टाइम में सतर्क होना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैं हार्डकोर भारतीय जनता पार्टी फॉलोअर हूँ, और आज से नहीं, अटल जी के ज़माने से। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों से सीखती बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छे से, और बहुत जल्द सीखती है। आज आप पार्टी कार्यालय जाइएगा तो जहां एक तरफ कल के शपथ समारोह की तैयारी हो रही है, वहां पर दूसरी तरफ इस बात का खोजबीन हो रहा है कि गलती कहां कहां पर हुई। बिल्कुल हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से कुछ कैंडिडेट ओवर कॉन्फिडेंस थे, मोदी मैजिक चलेगा, तो फिर आपको सांसद बनाया क्यों गया? आपको पार्लियामेंट तक पहुंचाया क्यों गया? आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटिएगा और आप सोचिएगा कि एक अकेला मोदी 528 इस पूरे भारत के 528 सीटों को जिता कर ले आएगा। ये कैसे संभव है? एक फैमिली भी चलती है ना, तो सारे लोगों को अपने अपने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करनी पड़ती है। आज ये स्टूडियो चल रहा है, हर कोई अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहा है, तो वो करना चाहिए था। अब जैसे पश्चिम बंगाल में नीतीश प्रामाणिक जी केंद्र के मंत्री रहे थे, लेकिन अपने लोगों से ही नहीं मिलते थे जा करके। गलत हुआ, आज हार गए। और धड़ल्ले से आप देखिए, धड़ल्ले से नीतीश प्रामाणिक जी का जो क्षेत्र था, वहां पर धड़ल्ले से पंचायत वाले जाकर के अब टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्र पर ध्यान ना दे करके आप अपने आप को सिर्फ टीआरपी में क्यों रखिएगा? अरे जनता जमीन पे बैठ रही है, जमीन पे बैठिए। जनता पत्ते में खा रही है, आप पत्ते में खाइए। जनता जंगल जा रही है, आप जंगल जाइए। जैसे शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि ममता बनर्जी को तो जंगल महल मैंने दिखाया था, तो काहे नहीं जिता करके लेकर आए? जब तुमने दिखाया था, ले आना चाहिए था। आज मैं कहती हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाती हूं, मैं आपको एंट्री नहीं करवा पाऊंगी, तो मैं फिर काहे की वकील? जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में एंट्री ही नहीं करवा पाई, तो मैं काहे की वकील? तो इसका मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूं। तो इतनी लंबी लंबी बातें और इतनी टीआरपी के बजाय अगर ये जितने लोग हारे हैं, अगर ये अपने क्षेत्र पर, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर और अपनी जनता के साथ, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता के साथ अगर वक्त गुजारते और अपने कार्यों पर ध्यान देते, तो ये दिशा नहीं होती। अच्छा, पूरे इन चुनावों में आपको मोदी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन नजर आया राजनीतिक तौर पर? मैं नहीं मानती कि आप इंडिया गठबंधन का नाम लेंगी, क्योंकि जो भी मैं आपके बयान सुन रही हूं उसमें तो अंदर खाने, वो जो भीतरगात एक शब्द आजकल बड़ा ट्रेंड में है, क्या लगता है सबसे बड़ा राजनीतिक तौर पर दुश्मन, या इन चुनावों में कम सीटों के लिए जिम्मेदार आप किसे मानेंगी? देखिए, इंडी गठबंधन की तो औकात ही नहीं है मोदी जी को हराने की, औकात ही नहीं है। वो 15 साल में जो सीटें नहीं लाए, हम अभी भी रो रहे हैं कि 240 क्यों आया। हम तो 400 पार कर ही देते अगर हमारे जो सिटिंग एमपीज थे जो हारे हैं, अगर वो सही होते तो, और सीटों का सिलेक्शन अगर सही होता तो। हम अभी भी अपनी गलतियां ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस 38 पार्टियों को मिला करके भी उनकी औकात ही नहीं थी हमें मतलब हराने की, जो सामने भी परिणाम भी आया। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में और जिस तरह से कैंडिडेट के सिलेक्शन में जो कमियां रही हैं, उसको अब आने वाले 2029 में बेटर किया जाएगा और उसको ठीक किया जाएगा। उसको और बेहतर करके जो ग्राउंड लेवल से जनता की बातें होंगी, उस पर हम लोग अब 2029 में अपने कैंडिडेट उतारेंगे। अच्छा, मैं नम्रता सोच में पड़ गई हूँ कि आप ईवीएम पर कोई सवाल नहीं कर रही हैं। अगला सवाल मेरा यही था कि इस बार चुनावों में सबसे दिलचस्प क्या रहा? ईवीएम कहीं सुनाई नहीं दिया। हाँ, क्यों सीटें नहीं निकल गई ना ठीक ठाक, क्योंकि वहीं से आवाजें आती थी। अच्छा। इधर वालों ने तो बोला नहीं। बताइए ईवीएम का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, मैं भी हैक नहीं हो पाई इस बार। मैं आश्चर्य में पड़ी हूँ। मैं जहां जहां जा रही हूँ 6 तारीख से, कोई मुझसे ईवीएम पे सवाल ही नहीं पूछ रहा है। और मतलब यही 4 जून से पहले जितने इंटरव्यूज हो रहे थे, सब पूछ रहे थे क्या ईवीएम है, क्या ईवीएम है। मुझे लग रहा है कि ईवीएम बहुत अच्छा हो गया अचानक से, और औकात के हिसाब से राहुल बाबा को 99 सीटें मिल गई, उनके औकात के हिसाब से। बड़े खुश हैं, बड़े मचल रहे हैं, बड़े तेज गले से बात कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा भी 4 जून को पीली पीली साड़ी में एकदम सरसों की खेत लग रही थी। देखिए, ये जो झूठ है ना, ये भी सामने आ गया कि ये जब हारने लगते हैं, ये जनता पे दोष देते हैं
इंडिया अलायंस जब ये हारने लगते हैं तो ये बोलते हैं कि संविधान खतरे में आ जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, संविधान पलट दिया जाएगा। जो व्यक्ति 10 साल पूरी बहुमत के साथ पार्लियामेंट के अंदर था, वो 10 साल में संविधान नहीं बदला।